त्यानंतर आज आपण इथे सर्व महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलन जनजागृती अभियान समिती महाराष्ट्र राज्य त्यांच्या वतीने हा आज कार्यक्रम आयोजित केला आणि त्या समितीची अधिकृत घोषणा आजच्या या कार्यक्रमाचे मार्गदर्शक माननीय ॲडव्होकेट जयप्रकाश सिंग साहेब ही आजच्या या समितीची घोषणा करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद संचालक महोदय. साथियों, काफ़ी देर से ये कार्यक्रम चल रहा है और बाहर बारिश भी हो रही है. बारिश होने की वजह से संभवतः काफ़ी साथी नहीं आ पाए होंगे यहाँ पर, लेकिन बारिश का एक फ़ायदा है कि आप लोग कुछ बाहर भी नहीं जा पा रहे हो इस वजह से, तो इसका बेनिफिट भी है. तो मैं सभी साथियों के साथ साथ अपनी बात को 5-7 मिनट में समाप्त करूंगा. फिर बनते जी अपनी बात विस्तार से रखेंगे, जिनके सत्कार के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है. सबसे पहले सभी महापुरुषों को नमन करने के साथ साथ महाबोधि बुद्ध विहार मुक्ति आंदोलन के वर्तमान में युवा भंते के रूप में नेतृत्व कर रहे भंते विनयाचार्य जी का जेल से आने के बाद, निकलने के बाद जिन मनुवादियों की जो जेल की सलाखें थी उनको तोड़ करके महाराष्ट्र के में आप लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं सम्मानित साथियों. और महाराष्ट्र की तरफ से उपासक होने के नाते हम भंते विनयाचार्य जी का महाराष्ट्र में स्वागत करते हैं. सम्मानित साथियों, ये कार्यक्रम कुछ दिन पहले लिया गया, बीच में चर्चा हुई कि आप लोग सोच समझ के जाना, वहां पर किसी नए संगठन का निर्माण होगा. किसी नए संगठन का निर्माण होगा, ये बात भंते जी को भी जानकारी में हमने दी, हमारी जानकारी में आई. तो साथियों, संगठन के बारे में मैं 1 मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूं. संगठन बनाना सबका अधिकार है. संगठन के अंदर बनाने से एक चीज पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है. जहां पर ज़्यादा संगठनों का निर्माण होता है, वहां पर लोग ये मानते हैं कि विचारधारा में फूट पड़ रही है. क्यों सर? जब संगठनों का निर्माण होता है किसी समाज में, किसी विचारधारा में, तो ऐसा माना जाता है संभवतः कि यहाँ पर फूट पड़ रही है. लेकिन अगर हम इसके दर्शन में, इसकी गहराई में जाते हैं, तो यहाँ पर एक बात और निकल के आती है. ज़्यादा संगठनों का निर्माण भी वहीं पर होता है जिसकी विचारधारा के अंदर ताकत बनती चली जाती है. सम्मानित साहब, जब विचारधारा में ताकत आएगी, लोगों में कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होगा, तो नए नए संगठनों का निर्माण होगा. लेकिन जो व्यक्ति नया संगठन का निर्माण कर रहा है, वो ये सोच करके नए संगठन का निर्माण करता है कि मैं पहले वाले संगठन से कुछ ज़्यादा अच्छा करके दिखाऊंगा. क्यों जी साहब, वकील साहब?
मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमें तो आपकी आती नहीं है, हमें तो बड़ी प्रॉब्लम है, हमें पता ही नहीं चला आप क्या क्या बोल गए। बस इतना समझ में आया कि महाबोधि बुद्ध विहार मुक्ति, इसका बड़ा मामला होता है। छोटी सी बात बता के बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बार कर्नाटक के नेताओं को बहन जी ने कहा कि जाकर के बोलो अपनी मीटिंग में, प्रदेश की मीटिंग में, कि पार्टी की स्थिति बड़ी खराब है, थोड़ा सा सहयोग करना पैसे का। और जो वहाँ का ट्रांसलेटर था उसने कह दिया अपनी बात में कि ये दिल्ली से आए हुए नेता ये कह रहे हैं कि पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। तो समझ में नहीं आया उसने क्या कह दिया। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग भी, क्योंकि आपको अपने जो मैसेज है वो बंते जी को भी पहुंचाना है। जब बंते जी आपकी बातों को समझेंगे तो उसी में से तो निष्कर्ष निकाल करके कुछ अच्छा बोल पाएंगे कि भाई आप कहाँ तक समझ पा रहे हो इस पूरे सब्जेक्ट को और कहाँ से इनको शुरू करना है। चलो बारीक चीजें इस आंदोलन की बंते जी बताएंगे, मैं तो मोटी मोटी एक दो बात बता करके सम्मानित साथियों समाप्त करता हूँ। आप संगठन बना रहे हैं, आपको अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता। ये बाबा साहब ने आर्टिकल 19 में आपको ये अधिकार दिया है। क्यों साहब, वकील साहब 19 में है, आपको अधिकार दिया है। लेकिन आपका संगठन बनाना तभी सार्थक सिद्ध होगा जब आप अपने आप को औरों से ज्यादा बेहतर साबित कर पाओगे। क्यों साहब, ठीक बोल रहे, बात चाहिए। वरना अब तो गली गली में संगठन बन रहे हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात है महाराष्ट्र के लोगों ने तो बड़े बड़े महापुरुष पैदा किए हैं, बड़े बड़े नेताओं को आपने यहाँ से तैयार करके भेजा है और लोगों को तैयार करने के बाद आप आगे निकल जाते हो, आप उनको आगे निकाल देते हो नेताओं को और खुद पीछे रह जाते हो। चलो भैया तुम यहाँ से तैयार हो गए, तुम आगे बढ़ो। सबसे बड़ा उदाहरण आपके बीच में मान्यवर साहब काशीराम हुए। आपने तो तैयार किया मान्यवर साहब काशीराम को। इस देश में जितने भी संगठन बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं अम्बेडकरवाद और भगवान बुद्ध फूले साहू से प्रेरित होकर के बन रहे हैं। उसके जनक कोई है तो ये महाराष्ट्र के लोग हैं जो आप लोग बैठे हो। सम्मान बनाइए संगठन, आपने भी ये संगठन बनाया है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जन जागृति अभियान समिति महाराष्ट्र राज्य के लिए ये संगठन आप लोगों ने निर्माण किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। उम्मीद करते हैं कि आप भगवान बुद्ध के, बाबा साहब के, महापुरुषों के कार्यों को आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन क्या है, जैसे भारत के अंदर जो संविधान है उसके आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी कानून जो भारत देश के संविधान के फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकार का, मूल अधिकार का विरोध करता है, वो कानून सब जीरो घोषित कर दिए जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि जितने भी शास्त्र थे, उपनिषद थे, स्मृति थी, विरोधी लोगों की बाबा साहब के संविधान के अनुसार वो सारी की सारी शून्य घोषित कर दी गई। लेकिन अंग्रेजों ने जो जितने भी कानून बनाए थे, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, जितने कानून भारत देश के संविधान का विरोध नहीं करते थे तो वो ज्यों के त्यों एग्जिस्टेंस में रहे। ऐसे ही जितने मर्जी संगठन बना लो, जैसे सभी कानूनों का जो फादर है वो भारत देश का संविधान है, ऐसे ही आप जितने मर्जी आप लोग संगठन बना लेना। लेकिन हमारा आपसे निवेदन है वो तभी सार्थक होंगे जो दिल्ली में आप लोगों के बीच में जो संगठन बना है, जिसका नाम बुद्धिस्ट समन्वय संघ रखा गया है, उसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। सम्मान मेरी सुबह बंते जी से बात हुई इस विषय में कि बंते जी उसके बारे में क्या करना है, तो उन्होंने कहा
उसको हम आगे चलाएंगे। और उम्मीद है कि उसकी बागडोर भंते जी के हाथ में आएगी। और मुझे उम्मीद है कि अगर उसकी बुद्धिस्ट समन्वय संगठन की बागडोर अगर भंते जी के हाथ में आती है तो आप किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। क्यों साहब, सहमत हैं आप लोग? भाई आपके बीच में भंते विनयचार्य आए हैं, हम तो ये कहते हैं, बताते रहते हैं। वो एक कोई जापान से आए थे साईं साहब, एक कोई श्रीलंका से आए थे, उन्होंने, हम उनका योगदान मानते हैं। जिन लोगों ने रत्ती वर्गीस मूवमेंट में काम किया है उसका योगदान है। लेकिन अब की बार जो ये मूवमेंट आया है, महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्त करने की जो जिम्मेवारी अब की बार जो उठाई है, वो अब की बार बुद्धिस्ट होने के साथ साथ अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट है। इसलिए आपको सफलता मिलनी लाजमी है। सम्मानित इस देश में अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट होना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि हम ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट हैं, कोई कहता है कि हम भगवान बुद्ध की जाति से संबंध रखने वाले लोग हैं। अब की बार जो जिम्मेवारी उठाई है वो भगवान बुद्ध के साथ साथ बाबा साहब फूले साहू और काशीराम को मानने वाले लोगों ने अब की बार इस महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्त करने की जिम्मेवारी उठाई है। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं आखिर में कहना चाहता हूं, बारीक बातें आपको भंते जी जो है बताएंगे, मैं मोटी बातें बता रहा हूं। क्या भाई, महाबोधि बुद्ध विहार जो मुक्त है, जो मुक्ति करनी है, वो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे बीटी एक्ट बना हुआ है। बीटी एक्ट का मतलब होता है बौद्ध गया टेम्पल एक्ट, जो 1949 में बनाया गया, भारत देश के संविधान के लागू होने से पहले बनाया गया। यानी कि उस समय बनाया जा रहा था जिस समय भारत का संविधान भी बनाया जा रहा था। क्यों ये साहब? उसी समय तो भारत का संविधान बन रहा था, उसी समय इन्होंने ये बना दिया आरन फानन में, मतलब दाल में कुछ काला है। उस समय सब कुछ था। कहने का मतलब ये है, इस बीटी एक्ट को समाप्त करने के लिए ये पावर किसके हाथ में है? ये दो लोगों के हाथ में है, एक सरकार के हाथ में है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हाथ में है। क्यों जी साहब, वकील साहब? ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। क्यों? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये जो एक्ट बना हुआ है ये भारत देश के संविधान के मौलिक अधिकार के जो धार्मिक अधिकार होते हैं 25 से लेकर 28 तक, उसके विरोध में है, अल्ट्रा वायरस बना हुआ है, उसको शून्य घोषित किया जाता है, तो सरकार की मजबूरी हो जाएगी उसको मुक्त करना। सम्मानित साथियों, तो ये एक सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, जिसको भंते जी केस को देख रहे हैं। हमारी जो भिक्षु संघ जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं, गाड़ी में बात कर रहे थे कि जो सबसे टॉप का वकील हो पूरे देश में उसको ढूंढो, चाहे हमको पैसा कितना ही खर्च करना पड़ जाए, लेकिन 125 साल से जो ये आंदोलन बहुत पीछे से चलता आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आगे आने वाली पीढ़ी को हम जवाब ना दे पाए, तो चाहे पैसा कितना ही लग जाए लेकिन ये मुक्त होना चाहिए। इसके लिए हम पूरे भिक्षु संघ को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और सम्मानित साथियों, दूसरी बात जो ताकत है ये सरकार के हाथ में है। उसके लिए साहब काशीराम ने कहा है कि या तो सरकार को बदल दो, अगर बदल नहीं सकते तो कम से कम हिलाने की ताकत अपने पास रखो। क्यों साहब? ऐसा कोई आंदोलन तब तक सफल नहीं होता जब तक सत्ताधारी की कुर्सी ना हिले। तो उसके लिए हमने पटना में जाकर के आंदोलन करके आए हैं और उसके बाद ऐसे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, भंते जी प्रोग्राम कर रहे हैं, जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और उसके बाद 12 लाख लोगों को लेकर के दिल्ली के अंदर कूच किया जाएगा पार्लियामेंट के सामने कि यहाँ से हम तब उठेंगे, पहले हमारा आप ये बुद्ध विहार को मुक्त करो। मैं तो टोटल पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं तो राजनीतिक आदमी हूँ, राजनीति के लिए पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैंने भी सोचा कि थोड़ा सा सफर
बनते जी के पवित्र काम में तय कर लिया जाए। इसलिए सम्मानित साथियों, मैंने बनते जी को ज्वाइन करके मैं इस मूवमेंट में आप लोगों के साथ आया हूँ। आखिर मैं कहना चाहता हूँ कि साहब कांशीराम का तो काम था, बाबा साहब के दो सपने थे, आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक सपना था कि भारत की सत्ता की कुर्सी पे आप लोग बैठो, बहुजन कॉन्सेप्ट का व्यक्ति बैठे, संविधान को मानने वाला व्यक्ति बैठे। ये बाबा साहब का सपना नंबर 1 था। और सपना नंबर 2 था कि ये देश बौद्ध में बने। क्यों जी साहब, यही तो थे। एक सत्ता पे आप लोग का भी जो संविधान को मानता हो, और दूसरा ये भारत बौद्ध में बने। इस काम को लेकर के आपके बीच से मान्यवर साहब कांशीराम निकल के गए हैं, और आपको मालूम है कि सीएम की कुर्सी तक वो पहुंच गए हैं। इसलिए मैंने भी साहब कांशीराम की अस्थियों को, जब साहब कांशीराम का परिनिर्वाण हुआ था तो मैं दिल्ली के निगम बौद्ध घाट पे मैंने साहब की अस्थियों को अपने हाथ में लेकर के ये कसम खाई कि साहब कांशीराम, आपने अगर टूटी चप्पल पहन करके, साइकिल पे चल के, मुर्दों के कपड़े पहन के, अखबार बिछा के जमीन पर रात बिता करके और सूखी रोटी को पानी में डुबो करके खा करके, इतनी विषम परिस्थिति में अगर साहब कांशीराम आपने हमको सीएम बना के दिया है, तो हम आपकी असली सपूत औलाद उस दिन कहलाएंगे जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री बना करके देंगे। मैं ये कसम खा के आया हूँ कि साहब मैं आपके रास्ते पे चलूंगा, ना कभी शादी करेगा जयप्रकाश, ना घर वापस जाऊंगा और ना धन इकट्ठा करूंगा। आपने सीएम दिया है तो आपको पीएम देने का काम आपकी ये असली सपूत औलाद करेगी। याद रखना, जब कोई मूवमेंट बिखरता है, जब कोई बात बिगड़ जाती है तो बनाने वाले की आवश्यकता जरूर होती है। ये मूवमेंट बिखरता है, बिखर जाने दो, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको इकट्ठा करने वाला जरूर धरती पे पैदा होगा और इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने का काम इस मूवमेंट से होगा। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना, मुझको पवार साहब ने जिम्मेवारी दी, उस जिम्मेवारी को जितना हो सका मैंने निभाने का प्रयास किया। ये संगठन है, अच्छी बात है, बनने चाहिए, बनाओ, खूब बनाओ, लेकिन सफल जब माना जाएगा तो आप कुछ औरों से बेहतर करके दिखाएंगे। उसके लिए मैं जो है बनते जी से भी निवेदन करूंगा कि वो अपना आशीर्वाद दे, पूरा भिक्खु संघ आशीर्वाद दे, और जो ऊपर जो फादर जो है, जो सबसे बड़ा जो सिस्टम होगा संगठन का, उसके लिए बुद्धिस्ट समन्वय संघ को बहुत जल्दी जो है वैसे आप ही लीड कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, और मैं कहना चाहता हूं, जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे। अरे तुम हमारे महाबोधि बुद्ध विहार को या तो मुक्त कर दो, नहीं तो हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पवार साहब का धन्यवाद, पूरी टीम का धन्यवाद, आयोजक साथी सभी साथी पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय जयप्रकाश सिंह साहब, आपने अच्छी बात रखी, मूवमेंट की बात रखी। त्यानंतर